This is a question based on the concepts of non-uniform field. Non-uniform field कैसे? तो अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि दो शॉर्ट डाइपोल हैं, एक डाइपोल P1 और एक डाइपोल P2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मीन्स एक डाइपोल अगर वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रखा है, डाइपोल मोमेंट उसका वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रखा है, जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रखा है, तो डाइपोल P2 की जो डाइपोल मोमेंट है वो वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रखी है। इस तरीके से P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और ये दोनों एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे लाई कर रहे हैं? आर सेपरेशन पे लाई कर रहे हैं। मीन्स इसके सेंटर से इसके सेंटर ऑफ डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो आर है। अब अगर इस डाइपोल के सिस्टम को देखा जाए तो ये हमने P1 डाइपोल को रखा है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब फील्ड कैसे डेवलप हो रही है, कैसे ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का है, इसको जानने के लिए हम कहेंगे क्या यहाँ एक्सटर्नल फील्ड है? तो नहीं, हमारे डायग्राम में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट जेड एक्सिस की तरफ है और ऐसे कंडीशन पे ये जो P2 नाम का डाइपोल है, ये डाइपोल P2 जो है वो इस डाइपोल के किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? तो हम कहेंगे ये P1 के इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है। मीन्स इस P2 के पास जो फील्ड होगी, स्ट्रेंथ होगी फील्ड की, वो स्ट्रेंथ फील्ड की किसके कारण डेवलप हो रही है? P1 के कारण डेवलप हो रही है। और कहाँ पे? P1 के कारण कैसे फील्ड? इक्वेटोरियल वाली फील्ड। तो ये P2 डाइपोल जो है वो P1 डाइपोल के इक्वेटोरियल फील्ड में रखा हुआ है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये P2 डाइपोल है और ये P2 डाइपोल का P1 डाइपोल जो है वो उसके एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं P1 लाई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ P2 एंड द फील्ड along P1 is due to the field at axial point due to P2। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की फील्ड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है। साथ में हम ये जानेंगे कि डाइपोल P1 और डाइपोल P2 दोनों की डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन पे यहाँ के लाई करने वाली फील्ड और यहाँ पे लाई करने वाली फील्ड दोनों डिफरेंट होगी। तो ये प्रॉब्लम किसका है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का। और उसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है टॉर्क डाइपोल P1 के ऊपर अबाउट उसके खुद के सेंटर के अलॉन्ग, किसके कारण? P2 के कारण। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क जो डेवलप हो रहा है P2 के अबाउट इट्स सेंटर ड्यू टू P1। ड्यू टू P1 का मतलब फील्ड ऑफ P1। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि इन दोनों डाइपोल्स के ऊपर नेट फोर्स क्या लगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए हैं तो नेट फोर्स होगा। तो हम ये जानेंगे P1 के कारण P2 के पास नेट फोर्स क्या है, P2 के कारण P1 के ऊपर नेट फोर्स क्या है। और साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो टॉर्क हमने कैलकुलेट करा है पॉइंट नंबर A और B में, इन दोनों टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों नहीं है, इसको हम ये जानेंगे कि क्यों इन दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम ये सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं टॉर्क ऑन P1। अगर हम टॉर्क ऑन P1 निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि P1 के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो देखते हैं अगर हम P1 के ऊपर टॉर्क निकालना चाहते हैं, चलो उस टॉर्क को मैं टाउ 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस टाउ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो टॉर्क को कैलकुलेट करने का अबाउट इट्स सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेंटर के अलॉन्ग निकालेंगे तो सिंपल फॉर्मूला हमें क्या लगाना है? P जो टॉर्क निकाला जा रहा है दिस डाइपोल का, उसका डाइपोल मोमेंट, साथ में इस P1 के पास जो फील्ड डेवलप हो रही है। तो यही तो हमारे पास फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E। तो अगर देखा जाए तो इस P1 के पास जो फील्ड डेवलप होगी वो किसकी फील्ड होगी? P2 की। तो हम कह सकते हैं दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल E2। ठीक है, ये तो आसान है। साथ में अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं
अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट किया जाए। तो अब देखें, तो दिस इज अ डाइपोल P2 के कारण P1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, P2 के कारण देखें तो दिस इज अ P2 जिसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और P1 उसके किस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है, कितने सेपरेशन पे, R सेपरेशन पे। सो P2 के कारण जो P1 पे फील्ड होगी वो एक्सियल वाली फील्ड होगी, हमने जिसे पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो हम ये कह सकते हैं P1 के पास जो P2 के कारण फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमने पहले से जान रखा है कि फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो ये होगी E2 की डायरेक्शन किस लोकेशन पे, P1 के पास। तो इसका मतलब P1 जिस फील्ड में रखा हुआ है वो फील्ड किसका है, वो फील्ड है P2 की एक्सियल वाली फील्ड। और एक्सियल फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो एक्सियल फील्ड की वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं 2kp, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है, r3। अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस किया है किसने किया है, डाइपोल 2 ने किया है। तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू अगर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल P1 का डाइपोल मोमेंट किधर है, अलोंग जेड एक्सिस। तो इसको हम P1 जेड कैप या के कैप लिख सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो P1 पे प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड P2 के एक्सियल वाली फील्ड होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो हम इसको अगर लिखें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या है, 2kP2, और सेपरेशन उनके बीच का r3, ये r3 सेपरेशन है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम जे कैप या वाई कैप भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2kP1P2 अपॉन r का क्यूब, और z क्रॉस वाई, जेड एक्सिस के का मल्टीप्लिकेशन वाई एक्सिस से क्या होता है, z के तरफ अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में z के तरफ, वेयर इज z, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इसको हमने z कंसिडर किया है, ये y कंसिडर किया है, और ये हमारे पास जो हमारी तरफ एक्सिस निकल के आ रही है उसे x कंसिडर किया है। तो हमें क्या करना है, z के तरफ अपने राइट हैंड का पाम करके y की तरफ कर्ल करेंगे तो देखेंगे x हमारी तरफ निकलता हुआ है तो -x। इसका मतलब जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, -x एक्सिस की तरफ। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी P1 के ऊपर अबाउट इट्स सेंटर ड्यू टू डाइपोल P2 विल बी दिस इज द मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं ऑन P2, तो अगर टॉर्क P2 पे निकाला जाए जिसको हम τ2 कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, तो हम कहेंगे P2 और साथ साथ P2 पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, P2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, P1 की होगी। और ये P1 है, ये हमने P1 की डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करा है। तो ये P2 जो है वो P1 के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल P1। ठीक है, अब फिर से देखते हैं हमारे इस P2 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी जा रही है P1 के द्वारा, तो वो कैसी होगी। तो हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट P1 किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, और ये पॉइंट डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड P2 के पास होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डाइपोल है वो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव जेड की तरफ। साथ साथ ये इस डायरेक्शन में इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, डाइपोल
P1 के इक्वेटोरियल लाइन पे जो वैल्यू होनी चाहिए। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो वैल्यू होती है उसे मैं E1 कह रहा हूँ, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K। किसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, P1 ने, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R का क्यूब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो P2 विल बी P2, मैग्नीट्यूड उसका P2 है, डायरेक्शन किधर है P2 का, अलोंग y एक्सिस, तो y कैप हम इसको लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पे, किस मैग्नीट्यूड कितनी है, तो हम कहेंगे K P1 अपॉन R क्यूब, और साथ साथ डायरेक्शन किधर है, तो नेगेटिव z एक्सिस में, नेगेटिव z एक्सिस में डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है, दिस विल बी माइनस, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, तो K P1 P2, नीचे सेपरेशन क्या है, R का क्यूब। अब फिर से देखते हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी कौन सी लाइन है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में y एक्सिस है, इसको क्या कहेंगे, इसको z एक्सिस। हमारी तरफ जो लाइन आ रही है उसे क्या कहेंगे, एक्सिस जो हमारी तरफ आ रहा है उसे हम x एक्सिस कह लें। तो हमें इस माइनस साइन को हम यहाँ पे अगर रख लेते हैं, लेट इस माइनस साइन को यहाँ रख लिया, तो हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, y का z से। तो y की तरफ अगर हम राइट हैंड का पाम करके अगर z की तरफ कर्ल करें तो थंब हमें किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, x डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, x, और ये माइनस साइन पहले से बाहर था। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकला है डाइपोल का, टॉर्क का, वो क्या मिल गया, टॉर्क ऑन P1 जो आया है उसकी वैल्यू माइनस 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब, x डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में। सिमिलरली टॉर्क जो P2 पे आ रहा है वो किधर निकल रहा है, वो भी हमारा नेगेटिव x एक्सिस में निकल रहा है, नेगेटिव x एक्सिस में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, K P1 P2 अपॉन R का क्यूब। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है टॉर्क इज़ नॉट इक्वल। क्यों टॉर्क इक्वल नहीं है, तो ये देखें टॉर्क इक्वल यहाँ पे ये 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब है, ये K P1 P2 अपॉन R क्यूब, इसका मतलब इक्वल नहीं है, साथ में अपोजिट भी नहीं है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अभी हम इसके केसेस को देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको फिर समझेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट विल बी द C पॉइंट, और उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स ऑन P2 ड्यू टू द फील्ड ऑफ P1। हमने नेट फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो फोर्स लग रहा है जो P2 के ऊपर, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ P2 एंड रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ पोजीशन। तो P2 कहाँ पे रखा हुआ है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में y एक्सिस में रखा हुआ है, तो हम कह लें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। P2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, E1 की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सेपरेशन पे y से निकाल रहे हैं, r सेपरेशन पे ऑरिजिन से, देन वी पुट y इज इक्वल्स टू r एंड वी गेट द टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ P2 की डायरेक्शन किधर है बच्चों, तो हम कहेंगे P2 की डायरेक्शन, P2 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हमने लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, एंड जब फोर्स फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फील्ड, तो d/dy, और E1 क्या है, E1 इज द वैल्यू हियर, दिस विल इक्वल्स टू K P, किसका P है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, 1 के कारण, तो K P1 अपॉन R क्यूब, और उसकी डायरेक्शन किधर ले रखी है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। ठीक है, तो ये हम इसमें से जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं कि F2 की डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के तरफ हाथ करके हमें कर्ल करना है, किसकी तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, y2 प्लस y से नेगेटिव z, प्लस y से नेगेटिव z। हमारा थंब किधर रिप्रेजेंट किया, इनवर्ड, और हमने आउटवर्ड क्या रखा है, x,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, के क्या है कांस्टेंट, पी क्या है कांस्टेंट, तो हम इसे, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है, पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये वाई पॉइंट पे है, ये सेपरेशन कितना है वाई, क्योंकि अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस आर को हम आर ना लिख के क्या लिखते हैं वाई। ओके, तो के कांस्टेंट है, P1 और P2 भी कांस्टेंट है, और जो डायरेक्शन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, माइनस एक्स कैप मिल रहा है डायरेक्शन। अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो किसे डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स 1/y को y रेज़ टू द पावर -3 लिख सकते हैं ना, तो y रेज़ टू द पावर -3 लिख लिया। अब y रेज़ टू पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -3 y रेज़ टू द पावर -4। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं -k P1 P2 इंटू एक्स कैप, और इसकी वैल्यू क्या आई है -3 अपॉन y रेज़ टू पावर -4 को नीचे ले जाते हैं तो y4, और y को हमें किससे रिप्लेस करना है, y विल बी रिप्लेस बाई r, तो ये हो गया r4। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम रिजल्ट पाएंगे कि क्या होगा, दिस विल इक्वल्स टू 3k P1 P2 अपॉन r ऑफ पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है क्या, फोर्स की। दूसरे डाइपोल नंबर 2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण डाइपोल हमारा लीनियर मोशन करेगा, वो किसके पावर में, ये पूरा ऊपर क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब आर ऑफ फोर्स पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द फोर्स इज इन द पावर ऑफ आर रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। ये बहुत यहाँ कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कंपटीटिव एग्जाम में कि फोर्स का रिलेशन सेपरेशन से कैसा है व्हेन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम डाइपोल्स को रख रखे हैं इन सच अ मैनर दैट द डाइपोल आर परपेंडिकुलर, डाइपोल मोमेंट ऑफ टू डाइपोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट विल बी फोर्थ पावर ऑफ इनवर्स रिलेशन विद फोर्थ पावर। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। साथ में अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन किधर है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ ये जानना है कि फोर्स P2 के ऊपर निकाला ड्यू टू फील्ड ऑफ P1। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन वन मीन्स फोर्स पहले डाइपोल पे दूसरे के फील्ड के कारण, तो हम कहेंगे सिंस फोर्स, और ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स फील्ड किसका है, फील्ड P1 का है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स पहले वाले डाइपोल ने दूसरे वाले डाइपोल के ऊपर लगाया, दूसरा वाला डाइपोल भी उतना ही फोर्स पहले वाले डाइपोल के ऊपर लगाएगा। तो जो दूसरा फोर्स होगा, फोर्स ऑन डाइपोल 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू द फोर्स ऑन डाइपोल 2, एंड दिस विल बी द, कैसे हो रहा है, बाय थर्ड लॉ। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोनों के ऊपर फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि वाई द टॉर्क इज़ नॉट इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हम देखें तो हमने जो P1 के ऊपर टॉर्क निकाला है, टॉर्क जो निकाला था हमने, टॉर्क कैलकुलेट करा था, टॉर्क ऑन P1, वो कहाँ निकाला था, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। और साथ साथ P1 का जो सेंटर है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे भी है, एंड ऑल्सो about the center of coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर के, बट जो टॉर्क निकाले P2 के ऊपर, वो टॉर्क कहाँ था, तो हम कहेंगे वो टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था अबाउट द सेंटर ऑफ P2, नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन। तो अगर हम इस सेंटर के का इस ऑरिजिन से भी टॉर्क अगर इसी जो सेकंड टॉर्क आया था उसमें सम अप कर दे, द टॉर्क विल बी समेशन हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, बट द टॉर्क ऑन P2 which is about its
सेंटर। सो अगर हम अबाउट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना चाहते हैं टॉर्क, तो टॉर्क ऑन P2 अबाउट सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर निकालना चाह रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉर्क में जो टॉर्क T2 निकाला है, नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क जो हो जाएगा, उस टॉर्क में T2 के टॉर्क में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेट फोर्स का, किसके साथ, ये जो सेपरेशन R है उस सेपरेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड के हमने नेट फोर्स का जो सेपरेशन ले रखा है वो किधर ले रखा है, वाई एक्सिस की तरफ, तो R वाई कैप कह सकते हैं। और जो नेट फोर्स कैलकुलेट किया था, नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, तो नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करी थी 3K P1 P2 अपॉन R का क्यूब। और इसकी डायरेक्शन किधर थी, तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन हमने कंसिडर कर रखी थी, नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारी जेड एक्सिस की तरफ थी। तो ये R क्यूब को हटा देगा, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी माइनस, T2 की वैल्यू शायद कैलकुलेट करी गई थी माइनस K P1 P2 अपॉन R क्यूब, किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और यहाँ पे देखिए तो R क्यूब को कैंसिल कर लेगा, तो बचेगा क्या, 3K P1 P2 अपॉन वाई से जेड की तरफ चलेंगे तो x, वाई से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ चलेंगे तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो x हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बी माइनस एक्स, दिस विल बी प्लस एक्स। तो 3K P1 P2 अपॉन R क्यूब को में से हमें K P1 P2 अपॉन R क्यूब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब। और डायरेक्शन किधर है, तो हमने जो टॉर्क पाया था, टॉर्क 1 जो आया था वो क्या आया था, माइनस 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखेंगे तो ये डायरेक्शन किधर है, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो निकला वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब। और जो हम लोगों ने नेट टॉर्क निकाला डाइपोल 2 पे अबाउट द सेंटर ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या आया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये माइनस एक्स में तो ये प्लस एक्स में, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो डिफरेंट क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोग अलग अलग सेंटर के अलॉन्ग उसके नेट टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे थे। अगर एक ही सेंटर के अलॉन्ग हम नेट टॉर्क को कैलकुलेट करें तो हमने देखा क्या, दोनों वैल्यू हमारी नेट टॉर्क ऑन डाइपोल 1 और नेट टॉर्क ऑन डाइपोल 2 दोनों की वैल्यू हमारी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड आएगी। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझना, इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।